सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्जा के साथ। जनाब वाला, आज इस्लामाबाद में निगरान हुकूमत के क़याम के हवाले से सलाह मशवरों का सिलसिला शुरू हो चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हो, मुस्लिम लीग नून हो या फिर मौलाना फजल रहमान साहब की जमात हो, सब लोगों की ख्वाहिश ऐसी है कि जनाब कुछ इस्लाहात कर ली जाए और इस्लाहात हो जाएंगी ताकि पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होते हैं उसकी शफाफियत पर हमेशा सवालात उठाए जाते हैं, तो ये दोबारा से कभी ऐसा ना हो कि उसकी शफाफियत पर सवाल हो। तो इस्लाहात की बात भी की जा रही है। निगरान वजीर आजम कैसा होगा, उस हवाले से भी बातचीत की जा रही है। क्या टेक्नोक्रेट होना चाहिए, क्या सियासत होना चाहिए। कमर जमान कायरा साहब पिछले हफ्ते मेरे शो में मौजूद थे। उन्होंने ये गुफ्तगू करते हुए कहा था कि वो ये चाहते हैं कि जनाब जिसका काम है उसी को करना चाहिए। कोई टेक्नोक्रेट, कोई साबिक जज, कोई सहाफी, इसके बजाय अगर सियासतदान हो तो ज्यादा बेहतर है, वो सूरत हाल को ज्यादा बेहतर तरीके से चला सकता है। इलेक्शन कमीशन का भी आज मौक़िफ़ निकलकर सामने आया। 12 तारीख आखिरी दिन है इस पार्लियामेंट की मुद्दत का, और 12 तारीख को अगर ये पार्लियामेंट की मुद्दत मुकम्मल हो जाती है तो 60 रोज़ के अंदर, और अगर उससे पहले होते हैं जनाब असेंबली तोड़ी जाती है तो उसमें 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराए जा सकते हैं। तो जो अभाम था अब वो दूर हो गए, लेकिन फिर हल्का बंदियां भी हैं, फिर मर्दमशुमारी भी है। ये वो मसाइल हैं जिसका जिक्र पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी करती आ रही है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी करती आ रही है। खुद मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साथ साथ जनाब मिनिस्टर्स भी ये बात कहते थे कि नई मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात होने चाहिए। इन तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे। साथ साथ जनाब कल जो साइफर का मामला था, उस साइफर के मामले में भी आज पेशरफ्त नजर आई है। आजम नज़ीर तारड़ साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है अगर वो किया गया है या उसको लीक किया गया है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, और अगर ये सजा होती है तो तकरीबन 14 साल तक हो सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है जनाब, जो बयान रिकॉर्ड कराया गया, अब ना मैं इसको बयान हल्फी कह सकता हूं ना एतराफ़ी बयान कह सकता हूं। एतराफ़ी बयान उस वक्त होगा जब वो खुद जुर्म का एतराफ़ करेंगे कि हाँ मुझसे जुर्म सरजद हुआ है, तो एतराफ़ी बयान कहलाया जाएगा। लेकिन खैर 164 के तहत जो बयान उन्होंने रिकॉर्ड करवाया है उसकी क्या कानूनी हैसियत है। इस सारे मामले के अंदर वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, तो क्या उनका काम नहीं था इस साइफर को, जो कि एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, उसको रोकना? फिर वो इतने अरसे तक कहां पे मौजूद थे? तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं। हमारे साथ राना एहसान अफजल साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, प्राइम मिनिस्टर के तर्जुमान भी हैं, और सिद्दीक साजिद साहब एनालिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन आप दोनों की इजाज़त हो, आबिद ज़ुबैरी साहब और सिद्दीक साहब, तो मैं राना साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। राना साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। राना साहब ये बताइएगा, सबसे पहले अगर मैं आपसे सवाल करूं कि ये जो कल साइफर वाली बात जो 1 साल पहले शुरू हुई थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इस बात का इल्ज़ाम लगाते हैं कि यही साइफर ये बुनियाद थी उनकी हुकूमत जाने की, जिसको साजिश, फिर मुदाखलत, फिर अमरीकी मामलात, ये तमाम चीज़ों के बाद घूमते घूमते फिर ये चला गया था। कौमी सलामती के 2 इजलास हुए थे और दोनों इजलासों में कहा गया था कि साइफर मौजूद है, ऐसा नहीं है कि नहीं मौजूद है, लेकिन जो कंटेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा बता रहे हैं उस तरह से नहीं है। लेकिन सर आज आजम नज़ीर तारड़ साहब ने भी गुफ्तगू की। सर मेरा बुनियादी सवाल आपसे यह है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट गुम हुआ है या उसको अफशा किया गया है, इसके तहत कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत सोच रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो आपने जो इंट्रो दिया उसके अंदर जो ये जो बिटवीन द लाइंस जो खेलते हैं इमरान खान साहब या उनकी जो जमात है कि साइफर तो था और मुदाखलत भी हुई, देखें ये एक अलहदा बात है। और इम्पोर्टेड हुकूमत का नारा लगाना, साजिश के बीज, नफरत के बीज बोना, हम कोई गुलाम है का नारा लगाना, जी जी, और उसके ऊपर खेलना अवाम के साथ, ये हुआ है मामला। और आप दुनिया के अंदर इसको जो लीडर जो ये बातें करता था, कासिम के अब्बा, वो दुनिया के अंदर इसको डिनाई कर चुके हैं, फॉक्स न्यूज़ के अंदर डिनाई कर चुके हैं, वेस्टर्न मीडिया को डिनाई कर चुके हैं कि कोई साजिश नहीं थी। तो एक तो ये जो है वो मैंने कहा मैं ऑन रिकॉर्ड जो है वो ले आऊं। ठीक है, बिल्कुल। बाकी हुकूमत जो है, हुकूमत के सामने ये जो मामला आया है, अब जिस तरह आजम साहब का 164 के तहत जो बयान आया है, तो उसमें हर एंगल को देखा जाएगा। साइफर गुम होना एक बहुत बड़ी इलीगैलिटी है, वॉयलेशन है, और वो जान के घुमाया गया या क्या, उसको किस तरीके से, तो ये भी एक एंगल है। और उसके ऊपर खेलना, ये उससे भी बड़ी एक साजिश है कि आप उसके ऊपर आप एक फेक प्रोपेगेंडा क्रिएट करें और उससे मुल्क की
जो खारजा पॉलिसी है उसको नुकसान पहुंचाए, आप मुल्क के 2 मुल्कों के तल्लुकात को नुकसान पहुंचाएं, आप पाकिस्तान की रेपुटेशन को डैमेज करें और फिर उससे नफरत के बीज बोएं अवाम के दिलों के अंदर, और उसका नतीजा जो है वो 9 मई के अंदर आए, तो सारे एंगल्स जो है वो हुकूमत तो देखेगी। और मेरे ख्याल से ये तो हुकूमत का मौक़िफ़ है, लेकिन जो तहकीकाती अदारे हैं जिसमें से FIA है, वो इसके ऊपर जो लीगल पॉइंट्स अवेलेबल हैं वो उसके मुताबिक जो है वो तहकीक को आगे चलाएंगे। अच्छा, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन सर एक सहाफ़ी की गुफ्तगू मैं सुन रहा था, मैं नाम यहां पर कोट नहीं करूंगा, वो कह रहे थे 1 हफ्ते पहले तक वज़ीर आज़म साहब को ये नहीं पता था कि आज़म खान 1 हफ्ते पहले तक कि कहाँ हैं। उनकी गुमशुदगी की FIR गालिबन 15 तारीख को दर्ज हुई थी, उनके जो भांजे हैं वही बात कह रहे थे कि वो गुमशुदा हैं, फिर एकदम से वो मंजर आम पर आ गए। वो भी तहकीकात में शामिल तफ्तीश होंगे। बेसिकली वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं सारे मामले के अंदर, और उनका काम था, क्योंकि ब्यूरोक्रेट का एक काम होता है, वजीर आजम है, उनको बताना कि जनाब इसका प्रोटोकॉल ये है, और जो पहली बार वजीर आजम बना है उसको तो जाहिर सी बात है नहीं पता होता, तो उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा सर? देखिए, ये तो अब जब तहकीक आगे चलेगी तो ये जो तहकीकाती इदारे हैं वो इसका फैसला करेंगे कि किसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट थी। लेकिन अभी तो ये हकायक सामने आए हैं, और ये खाली इनके बयान से नहीं सामने आए। ये एक जो मुबैना ऑडियो लीक थी उसमें भी यही पता चला था कि इमरान साहब जो हैं वो इनसे खेलना चाहते हैं, और ये उनके बयान से जो है उसकी तस्दीक हो गई। और ये तो अब सब जानते हैं कि जब आप इंटरनेशनली एक जो इल्ज़ाम आप खुद लगाते रहे उससे आप यू टर्न हो गए, तो आपने इससे खेला। तो ये चीज़ें क्लियर हैं। बाकी अगर वो कहीं ये जो इनका जो एलिगेशन है कि वो अगवा हुए थे या उनसे फोर्सफुली जो है वो ये बयान लिया गया है, तो जब ये तहकीक आगे चलेगी तो ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। इनके पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ इल्ज़ामात हैं। और 164 का जो बयान होता है उसके अंदर आप अगर ऐसी कोई मजबूरी के तहत आपने बयान दिया हो तो आप कोर्ट को बता सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आज़म साहब जो हैं वो कहीं गायब हो गए, वो यहीं मौजूद हैं, और मेरे ख्याल से उनको दोबारा तलब किया जाएगा। और अगर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो शायद वो आपकी बात दुरुस्त है सर। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, अगर आवाज़ रेज कर दें। मेरी आवाज़ नहीं आ रही सर आपको? नहीं, हमें आवाज़ नहीं आ रही जी। अच्छा, काइंडली इस चीज़ को सेट करते हैं, फिर मैं ज़रा सिद्दीक साहब की तरफ चला था। सिद्दीक साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। सिद्दीक साहब ये बताइएगा, पहले मैं ज़रा साइफर का जिक्र कर लूँ, फिर दीगर मामलात हैं। अब आज इलेक्शन कमीशन का भी मौक़िफ़ आ गया है, फिर निगरां हुकूमत के हवाले से भी सेटअप सारा मामला चल रहा है। सर, इस साइफर के हवाले से क्या चीज़ें चल रही हैं? तहरीक इंसाफ के सरबराह को गिरफ्तार करने की भी बातें की जा रही हैं। आज आज़म नज़ीर दारा साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने कहा कि जनाब जुर्म साबित हो गया तो 14 साल कैद हो सकती है। बहुत शुक्रिया। असल में अब हुकूमत शायद ये एक मंसूबा बना चुकी है कि साबिक़ वज़ीर आज़म के हवाले से जितने भी केसेस हैं उनको मंतकी अंजाम तक ये अपने दौरे हुकूमत में पहुंचा दें, निगरान सेटअप आने से पहले। तो उसमें आपने देखा कि तोशा खाना का जो केस है उसमें भी आज बाकायदा तौर पर जो गवाहान हैं, 2 गवाहान, उनके बयानात जो हैं वो रिकॉर्ड हो गए, और उसमें रोजाना की बुनियाद के ऊपर ऑलमोस्ट जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दूसरा, क्योंकि उसकी बड़ी वजह यह है कि हुकूमत पे खुद भी तनकीद हो रही थी कि भाई अगर 170 के करीब केसेस हैं साबिक़ वज़ीर आज़म और एक पार्टी के सरबराह के ऊपर, तो उनका डिसीजन क्यों नहीं हो रहा, उनका ट्रायल क्यों नहीं हो रहा? और अगर आपकी लीगल टीम इतनी कमजोर है तो अगर केसेस को आप आगे ले जाने में कामयाब नहीं होते तो इसका कसूरवार कौन है? क्योंकि वो तो हर समाज के मौका के ऊपर जो है वो अदालत जब चीजों को देखती है उनको इस्तिस्ना भी मिलता है, हाजिरी से भी इस्तिस्ना मिलता है, और उसके साथ साथ वो जो उनके वकला हैं शायद वो हुकूमती वकला से ज्यादा बेहतर अंदाज से केस लड़ रहे हैं कि वो अपने क्लाइंट को रिलीफ दिलवाने में कामयाब हो जाते हैं। यही वकला का काम होता है। दूसरा, ये साइफर का लाया गया जो काम जो लाया उसको भी यही नजर आता है कि आप देखिए कि जैसे ही उनका आजम खां का बयान आता है उसके बाद फिर मुख्तलिफ वफाकी वज़रा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं वो सामने आ जाती है। सही है। और एक बयानिया सामने आ गया कि ये सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, हालांकि उसमें और बहुत से भी नुकात जो है वो शामिल है, क्योंकि एक ये भी बहुत बड़ा एक अहम नुकता है कि एक साबिक़ वज़ीर आज़म किस तरह एक ऑफिशियल रिकॉर्ड अपने साथ लेकर चला गया, और वो उनका जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है जो कि इंचार्ज होते हैं
इंतजामी अमूर के, वज़ीर आज़म हाउस के, वज़ीर आज़म ऑफिस के, तो वो उन्होंने वो किस तरह जो है उसकी कॉपी उनसे हासिल नहीं की। ये तो एक हर चीज जब जिसका रिकॉर्ड रखा जाता है, डायरी नंबर, ये वो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, और वज़ीर आज़म ऑफिस में भी और दीवान सदर में भी और दीगर अहम इदारों में भी, अगर वो उसकी कॉपी दीगर इदारों के पास मौजूद है और मास्टर कॉपी फौरन ऑफ के को दी गई, उस कॉपी का गुमशुदा होना और ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी का बयान देना और इस वक्त देना, ये भी इसके ऊपर भी तहकीक तो लाजमी तौर पर फिर होनी चाहिए कि ये सारा फैसला तो उस वक्त ही किया था ना जी, जब ये जो उन्होंने जो कल उनका बयान सामने आया उसमें वो खुद कहते हैं कि जिस दिन ये मौसूल हो उसी दिन जो है वो उन तक पहुंचा दिया जाता है। फिर उसके ऊपर एक ऑडियो लीक भी आई, वो जो इसके ऊपर खेलना है नहीं खेलना, वो इंकशाफात वो तो सामने है, वो तो नई बात वो नहीं है। उसमें भी अब लग ये रहा है सलमान साहब कि हुकूमत इस साइफर वाले मामले में भी जल्द अज जल्द केस बनाकर जो है वो चेयरमैन को तो इसमें लेकर आना चाहती है। जरा आबिद ज़ुबैरी साहब से भी मैं पूछ लेता हूं कि इस बयान की भी, क्योंकि जाहिर सी बात है मीडिया कोट कर रहा है और मीडिया के थ्रू या हुकूमत के थ्रू हमारे पास चीजें आई हैं, पता चला है कि जनाब 164 के तहत उन्होंने बयान रिकॉर्ड कराया, क्या मामला थे, कहाँ थे वो, इतने अरसे कहाँ थे, किसके पास, उन्होंने कहा वो दोस्त के घर पर मौजूद थे, हालांकि उनकी FIR दर्ज है। जरा आबिद ज़ुबैरी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। आबिद साहब सर ये बताइएगा, अगर मैं प्रिसाइजली पूछूं इस बयान की हैसियत कितनी है, कानूनी हैसियत? देखिए, दो तीन चीज़ें आपको मद्देनज़र रखनी पड़ेंगी। मैं बैकग्राउंड थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि तीन चीज़ें 18 तारीख को ही 18 जुलाई को ये एक साइफ़र के ऊपर एक स्टे चल रहा था लाहौर हाई कोर्ट में, जो उस दिन विकेट हुआ। फिर उसी तारीख को जो FIR मैंने सुना है जो उन्होंने दर्ज कराई थी इनकी ख़ानदान वालों ने कि ये गुमशुदा हो गए हैं आज़म खान साहब, क्यों 1.5 महीने से गायब थे, और इनकी इन्होंने FIR दर्ज हुई थी किसी थाने में इस्लामाबाद में, और उनके तरफ से एक हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन भी थी। तो सुना ये FIR उन्होंने, मुझे बताया गया, मैं खुद इसका पर्सनली नहीं मालूम मुझे, लेकिन उसी 18 तारीख को उन्होंने वो वापस ली FIR, और 18 तारीख को ही ये इनका अलेज्ड बयान 164 का ये रिकॉर्ड हुआ। अब देखिए, मैंने वो बयान नहीं देखा, मुझे नहीं मालूम और आपके जो मेहमान यहाँ हैं उन्होंने देखा या नहीं, कम से कम मैंने नहीं देखा, ना मैंने आज़म खान साहब को कहीं देखा वो आए। हमने सिर्फ बयानात हमने आपके चैनलों पे सुना कि जी 164 का बयान रिकॉर्ड हो गया, और वो एक और या मिनिस्टर साहबान की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जिसका आपने अभी जिक्र किया। देखिए, जो मेन है 164 का बयान होता क्या है, उसको या तो एक विटनेस रिकॉर्ड करती है या एक एक्यूज करता है, और कन्फेशनल स्टेटमेंट होता है, जैसे आपने कहा एतराफ़ी बयान होता है, तो वो किसी को एक्यूज कर रहा होता है। तो अगर कोई एक्यूज है किसी केस में, तो जब ये रिकॉर्ड हो रहा होता है बयान, तो उस एक्यूज जिसको किया जा रहा होता है उसका हक होता है कि उसको क्रॉस एग्जामिन करे। नंबर 1 ये कानून के तहत 164 के प्रोविजंस में है। फिर 164 का जो बयान होता है कन्फेशन होता है, किसी मैजिस्ट्रेट के सामने होता है, और मैजिस्ट्रेट अकेले में उस बयान रिकॉर्ड करता है, उससे पूछता है उस आदमी से जो खुद या तो एक्यूज है या कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा रहा है कि ये आप वॉलंटरी दे रहे हैं, मतलब आप पे कोई दबाव तो नहीं, किसी दबाव के तहत तो आप नहीं दे रहे, और फिर वो रिकॉर्ड करता है। क्योंकि जब ये अदालत में जाएगा मामला, तो उस मैजिस्ट्रेट को एज अ विटनेस आना होता है जिस पे क्रॉस एग्जामिन हो जाए। ये है 164 का स्कोप। और देखिए 164 का जो बयान होता है, आइदर वो टोटली एक्सेप्ट होगा और टोटली रिजेक्ट होगा। ये नहीं हो सकता कि उसका एक पार्ट उठा के कर लें और दूसरे पार्ट को ना करें। तो ये सब चीज़ें देखनी होगी। मैंने वो बयान नहीं देखा, नहीं, लेकिन जो चीज़ सामने आई है कि ये स्टे विकेट हो गया। अब FIA ने सुना है इमरान खान साहब को एक नोटिस भी दे दिया कि जी 25 तारीख को आप पेश हों। अब मुझे नहीं मालूम कि देखें, दो चीज़ें होती है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है कोई जिसके अंदर ये हो रहा है, तो नेचुरल स्टे मिल रहा था, इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर FIR दर्ज होती है। FIR दर्ज के बाद वो केस अदालत में चला जाएगा जहां उस पर सुनवाई होगी। लेकिन प्रोसिक्यूशन पे होता है कि उनको साबित करना होता है कि कोई जुर्म हुआ है। तो ये सब चीज़ें उस वक्त देखी जाएंगी, लेकिन साइफर की हैसियत क्या है वो उसी वक्त फैसला होगा। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये साइफर जो है ये 4 लोगों के पास जाता है, जो एक तरीका है। फॉरेन ऑफिस में आया, फॉरेन ऑफिस से वो आया प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को दिखा दिया। फिर ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास जाता है और सदर मुमलिकत पास जाता है। वो गुम गया नहीं, अब सदर मुमलिकत ने भी इस खत को चीफ जस्टिस को भेजा कि जी आप इस पर वो एक्शन लें।
फिर ये प्राइम मिनिस्टर जो थे, जिनको एक प्रोटेक्शन हासिल होती है आइन के तहत, उन्होंने एक जलसे में उसको लहराया, पढ़ा नहीं या कुछ भी नहीं। तो अब कैबिनेट ने फिर आप सुना, मैंने किसी ने मुझे बताया किसी चैनल पे अभी कि जी कैबिनेट ने फैसला किया इसको डी क्लासिफाई कर दें। अब वो भी देखना होगा, डी क्लासिफाई हो जाता है तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की कौन सी शिक की वायलेशन हुई है, कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल है या क्या। तो ये सब चीजें कानून नुक्ते हैं, अभी बहुत इबहम है, क्योंकि देखिए हम लोग सब बातें कर रहे हैं, आप भी बातें कर रहे हैं, हमने नो स्टेटमेंट नहीं देखा है और स्टेटमेंट नहीं देखा, ये भी नहीं पता ना आबिद साहब, ये भी नहीं पता कि आजम खान साहब हैं कहां, आजम खान साहब किसकी तहवील में थे, कैसे आए, क्योंकि मैजिस्ट्रेट के सामने गालिबन ये बयान रिकॉर्ड कराया जाता है ना और अपनी विल पर जमा कराया जाता है। 164 का बयान होता ही मैजिस्ट्रेट के सामने, 164 का बयान कानून जो कहता है वो एक मैजिस्ट्रेट के सामने होता है, मैजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई करना होता है कि ये वॉलंटरी होता है, कोई दबाव के तहत नहीं दिया जा रहा। और देखिए आपको याद होगा हुदैबिया में इसहाक डार साहब का एक बयान बड़ा मशहूर हुआ, उसका चर्चा था कि उन्होंने सारा कहा कि सब ये गलत काम शरीफ बरादरान ने किए या जो उस तरह के लोग थे। लेकिन आप देखिए जब वो अदालत में आए वो उन्होंने कहा कि जी मुझ पे दबाव के तहत लिया गया। तो ये भी देखना होगा कि ऑब्वियसली जैसे कि आप बात कर रहे हैं वैसे हमें भी सब मीडिया से खबरें पता चल रही हैं या हुकूमत की तर्जुमानों की तरफ से खबरें पता चल रही हैं, ना उनकी हैंडराइटिंग में सर ये बयान है, ना उनकी सिग्नेचर है, ना ही स्टैंप है, ना ही कुछ और चीज है। तो सर मैं फिर वही सवाल पर आता हूं, सिग्नेचर भी होगा और मैजिस्ट्रेट का भी सिग्नेचर हो, साइन होता है, मैजिस्ट्रेट को भी साइन करना पड़ता है। तो अब ये देखना था किस मैजिस्ट्रेट के सामने वो रिकॉर्ड हुआ। जी मैं फिर उसी सवाल पर आता हूं ना, अगर ये तमाम चीजें मिसिंग होंगी तो फिर उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी प्रोसीडिंग्स में? मैं तो कहता हूं बहुत कमजोर हो जाती है क्या हैसियत। देखिए कन्फेशनल स्टेटमेंट में आपको कन्विक्शन किसी को करना, वो इवेंचुअली अगर नहीं होता तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस के उसमें ले लिया जाएगा, वो एविडेंस नहीं होगी। लेकिन देखिए किसी के आप बयान हल्फी पे या एतराफ़ी बयान पे इस तरह तो कन्विक्शन नहीं हो जाती। प्रोसिक्यूशन को देना होगा कि ये बयान सही था, फिर एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन। तो देखिए कानून अपना एक तरीका लेगा। अगर कोई पहले तो ये डिसाइड करना होगा, तफ्तीश में ये बात सामने आएगी, इन्वेस्टिगेशन में आया एक वजीर आज़म ने जिनको आर्टिकल 248 की प्रोटेक्शन हासिल होती है, उन्होंने कोई जुर्म किया, अगर जुर्म किया चलें उन्होंने किया तो ये तफ्तीश में आगे, उसके बाद ही एफआईआर दर्ज होगी, एफआईआर दर्ज होगी, कोर्ट में जाएगी, कोर्ट में फिर आपको पता है जरा बयानात होंगे, शहादतें आएंगी, उसके बाद बयानात होते हैं, उसके बाद ही फैसला होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी ये एक कोर्ट अपना तरीका लेगी। अब देखें बयानात एक तरफ से आ रहे हैं, दूसरी तरफ से आ रहे हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है ना हमने साइफर देखा है ना मिनिस्टर साहब दिखा रहे हैं, हम तो सिर्फ ये क्यास आराइयों पे एक लीगल मफरूज़े पे हम सारी बातें कर रहे हैं कि वो उन्होंने दिया वो दिया। उनको साबित करना होगा कि 15 दिन से उन्होंने एफआईआर क्यों दर्ज हुई, उनके केस क्यों फाइल किया और सडनली वो अपने दोस्त के घर से बरामद हो गए। पर डेढ़ महीने के बाद वहीं से शुरू होना चाहिए कि आप सामने आएंगे तो उनको करेंगे। एग्जैक्टली एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेकेंगे। आबिद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राना एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। जो आज मुलाकातें भी हो रही थी निगरान सेटअप के हवाले से, निगरान सेटअप कैसा होगा, किस तरह का होना चाहिए, कितने महीने में इलेक्शंस होने चाहिए, हुकूमत को क्या सपोर्ट करते हैं, क्या सुटेबल लगता है कि 60 डेज के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए या 90 डेज के अंदर, इन तमाम चीजों पर बात करते हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आबिद जुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राना एहसान हमारे साथ मौजूद हैं, सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं और महमूद मौलवी साहब ने भी इस वक्त मुझे ज्वाइन किया। सर मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। अच्छा राना साहब ये बताइएगा, आज मुशावरत हो रही है निगरान सेटअप के हवाले से, इलेक्शन कमीशन का भी मौकिफ निकल कर आया है। सर किन नामों पर गौर किया जा रहा है? क्योंकि पिछले हफ्ते कमर जमान कायरा साहब मेरे शो में मौजूद थे, उन्होंने ये कहा कि रिटायर्ड जज हों या सहाफ़ी हों या ब्यूरोक्रेट हों, उनके बजाय सियासतदान को निगरान वज़ीर आज़म होना चाहिए। तो कोई नाम पर फाइनलाइजेशन हो रही है? ये देखें, ये कोalition की हुकूमत है और हर पार्टी की अपनी राय है और उनका हक है कि वो उस राय को जो है वो पिच करें, प्रमोट करें, उस पर बहस करें। लेकिन यहाँ ये यकीन होना चाहिए, टेक्नोक्रेट हो या वो सियासतदान हो या वो कोई रिटायर्ड जज हो, ब्यूरोक्रेसी से हो, ये फैसला जो है ये इन्हीं सियासतदान और कोalition के जो पार्टनर्स हैं उनके पास है। फैसला हमने करना है और जो कंसेंसस से जो है वो जो फैसला होगा वो फिर ऑपोजिशन लीडर के पास आ जाएगा। ये देखिए ये बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ। यहाँ ये भी तो अफवाहें चलती हैं कि पता नहीं फैसला कहीं और से हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं। मैं आई एम जस्ट रीअफर्मिंग कि ये बड़ी इसमें होनी चाहिए जो भी फैसला होगा। अच्छा ये बताइएगा, चले आपकी बात, इस सारे मामले के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व होगी किसी तरीके से? देखिए मेरे से पूछा आपने? जी सर, राना साहब आपसे।
देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल इन्वॉल्व है और ऑपोजिशन लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है और उससे मुशावरत होगी और उसके साथ जो ऑपोजिशन नाम देगी उन्हीं के साथ ही निगोसिएशन होनी है। तो बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इन्वॉल्व है। सर वैसे ये उतनी ही मासूम बात है जितनी हमने पहले की थी ऑपोजिशन लीडर वाली। ये बिल्कुल भी मासूम बात नहीं है, हकायक पे मबनी बात है। अच्छा, तो सर किसी नाम पर वैसे फाइनलाइजेशन हो रही है, फिर मैं आगे बढ़ूं सर राना साहब। नहीं, देखिए, नाम तो बड़ा अभी कब्ल वक्त है, ये अभी तो ये चीज़ें चलेंगी और नाम जब अनाउंस होने हुए वो हो जाएंगे। अभी तो ये देखें, अब मुख्तलिफ कोalition पार्टनर्स जो हैं वो मुख्तलिफ नाम ला रहे हैं, फिर ऑपोजिशन ने भी नाम लाने, तो ये अभी जो मरहला है ये भी आगे चलेगा। एंड इट हैज बीन डिसाइडेड कि नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे इलेक्शन से पहले, या अभी भी हालात साजगार नहीं है? ये डिसाइडेड है जी, ये डिसाइडेड है। मैं आपको इतना बता देता हूँ कि हमारी पार्टी की जो तंजीम है उसको ऑफिशियली तौर पे ये हदायत दे दी गई है कि आप तैयारी करें, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, तो नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। ठीक है, महमूद मौलवी साहब, सर ये बताइएगा, निगरां सेटअप में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की वो मुशावरत वगैरह या कुछ आप हिदायत या आप ये कह लेंगे जनाब मशवरा, ये तमाम चीज़ें शामिल होंगी? आप क्या समझते हैं निगरां सेटअप किस तरह का होना चाहिए? वज़ीर आज़म, निगरां वज़ीर आज़म, रिटायर्ड जज होना चाहिए, कोई सहाफ़ी होना चाहिए, सियासतदान, प्योरली सियासतदान होना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से मैं तो कहूँगा कि सियासतदान हो तो बेहतर हो, जो उनमें से सियासतदान हो जो कि जैसे कुछ लोगों के जहन में आ रहा है जो कह रहे हैं कि भाई हो सकता है वो इलेक्शन ना लड़े और वो जो है सियासत से दस्तबरदार भी हो जाए, तो उनमें से बहुत सारे लोग आ सकते हैं। और वैसे मेरे ख्याल से अच्छे नाम भी हैं। देखें, अगर अब ये देखना है कि ऑपोजिशन और क्या बोलते हैं गवर्नमेंट, नवाज शरीफ साहब और इस्टेब्लिशमेंट मिल के किसको एक्सेप्ट करेगी। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट का इसमें भी रोल होता है, ये कहना कि जी सिर्फ जो है हुकूमती पार्टी और ऑपोजिशन। अब राना साहब मुस्कुरा रहे हैं। मैं तो बड़ा स्ट्रेट बात करता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट के रोल के बगैर मुझे मासूमाना आपने कह के आपने मुझे आप मुस्कुरा दिए तो मैं फिर रोक नहीं पाया ना अपनी बात को। अच्छा चले सर, कंटिन्यू करें महमूद साहब। तो उस हिसाब से ये है कि देखें कौन आता है। अब सिर्फ ये देखना है कि कितने टाइम के लिए आते हैं, 2 महीने के लिए है, 3 महीने के लिए है, और क्योंकि मैं तो ये चाहूंगा कि मजीद ये प्रोलॉन्ग ना हो। 2 या 3 महीने के अलावा भी कोई ऑप्शन है महमूद साहब? देखिए, अलग अलग अब हालात को देखने के बाद ही बता सकते हैं ना, क्योंकि देखिए हालात किस तरफ टर्न करते हैं। अभी तक जो नजर आ रहा है कि 2 महीने और 3 महीने के अंदर ही इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाएंगे, मगर देखें पाकिस्तान के डायनेमिक्स को मद्देनजर रखते हुए अगर आगे पीछे होने के अंदर कोई मुश्किल नहीं होता, बाद वक्त ऐसे हालात हो जाते हैं कि उसको आगे भी ले आए। ठीक है। अच्छा आबिद साहब, ये बताइएगा, अब मैं थोड़ा ऑन सीरियस नोट पर मैं बात करूंगा, हंसी मजाक चलता रहता है सर, लेकिन ये बताइएगा सर, निगरां सेटअप क्या वाकई में नोटिफाई कर सकता है जो अगर आप समझ लें हल्का बंदियां हो गई या फिर मरदमशुमारी हो गई? राना सनाउल्लाह साहब ने तो कह दिया कि अब नहीं कर सकते नोटिफाई, अब अगर उनके रिजल्ट भी आ जाएंगे 2017 के हिसाब से होंगे। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के वक्त ने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की तो उन्होंने कहा इस चीज को तो फाइनलाइज ही नहीं किया गया, डिसाइड ही नहीं हुआ है कि नई मरदमशुमारी के तहत होगी कि पुरानी मरदमशुमारी के तहत। लेकिन मीनवाइल अगर 12 अगस्त आ जाती है, निगरां सेटअप आ जाता है, तो क्या निगरां सेटअप के पास ये इख्तियारात होते हैं कि उसको नोटिफाई कर दे? देखिए, जो लॉ कहता है उसके हिसाब से तो इलेक्शन कमीशन का ये काम होता है, करना, हल्का बंदियां करना भी उनकी जिम्मेदारी में आता है। तो यही एक अभाम है जो बड़ा लोगों के दिमाग में है कि देखिए जो इलेक्शन कमीशन का रोल रहा है पिछले 1.5 साल में, उसमें आप देखिए पहले उन्होंने जब वो नो कॉन्फिडेंस का केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने जज कोर्ट ने पूछा कि जी आपको कितना चाहिए अरसा दरकार है इलेक्शन कराने का, तो इलेक्शन कमीशन ने वहाँ एक बयान दिया था अदालत में अप्रैल में। उन्होंने कहा कि जी हमें तकरीबन 7 महीने दरकार है, यानी 22 उसमें हम इलेक्शन ये सेंसस भी हो जाएगा, मरदमशुमारी, और इसकी हल्का बंदियाँ भी हम कर लेंगे। ठीक है, ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड उन्होंने स्टेटमेंट दिया। फिर आपने देखा जब ये खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियों का इलेक्शन हुआ और वो इलेक्शन नहीं हुए और 90 दिन के अंदर, तो ये देखिए 90 दिन का और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जिस तरह से वायलेट किया गया, उसके बाद तो कोई चीज़ अब सर्टेनिटी नहीं है। आपकी ख्वाहिश
ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है कि जी आइन कहता है 90 दिन में या 60 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन कोई गारंटी अब नहीं रही, जबकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना गया, 3 महीने के अलावा भी ऑप्शन हो सकता है। मतलब आप कह रहे हैं कि अब ये रिवायत पड़ गई है। ये अगर अब ये देखिए, अगर देखिए ये वायलेशन तो कर दी गई है आइन की और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की। उनसे कहा कि जी हम बाइंडिंग नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, मर्दमशुमारी नहीं हुई है। यही 3 ग्राउंड लिए थे। 2 ग्राउंड बजट में पैसे आ गए, सिक्योरिटी भी आ गई, लेकिन मर्दमशुमारी की बात वो फिर भी ये इशू उठा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर आगे गए तो इसी ग्राउंड पे जा सकते हैं कि जी मर्दमशुमारी होनी चाहिए और उसके लिए हल्का बंदियां। लेकिन एक बड़ा इशू आ जाएगा, क्योंकि देखिए अगर आबादी बढ़ती है तो उसके हिसाब से सीटें भी बढ़ानी पड़ेंगी आपको नेशनल असेंबली में। जब वो सीटें बढ़ेंगी तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, वो कौन करेगा? तो ये सारी चीजें, अब ये मफरूजे पे बात हो रही है ना, मतलब कि होने इलेक्शन 90 या 60 दिन में चाहिए, लेकिन वो बात जो है वो गुजर चुकी है कि वो उसकी वायलेशन हमने अभी देख ली, वो आगे भी हो सकती है वायलेशन, अल्लाह करे ना हो, इलेक्शन वक्त पे हो, लेकिन एक लेवल प्लेइंग फील्ड को इनके साथ हो, सब पार्टियों को उसमें इजाजत हो कि वो आए और अवाम ये फैसला करे कि उनके चोजन रिप्रेजेंटेटिव कौन होंगे, किसकी हुकूमत होगी, ये अवाम को फैसला करना है। अभी जैसे फरमा रहे थे कि वो एस्टेब्लिशमेंट और ये नहीं, ये हक आइन सिर्फ और सिर्फ जो देता है वो अवाम, पाकिस्तान की अवाम को देता है कि वो किसको अलर्ट करे, जिसको अलर्ट करे उसकी हुकूमत होनी चाहिए। सिद्दीक साहब ये बताइएगा क्या खबरें सर, निगरान सेटअप के हवाले से क्या नामों पर मुशावरत मुकम्मल हो गई है? अब तो तकरीबन महीना भी बाकी नहीं रह गया, 12 अगस्त लास्ट डेट है, तो सर आपको क्या लग रहा है, क्या खबरें सर इस्लामाबाद में? नहीं सलमान साहब, मुशावरत मुकम्मल नहीं हुई, बल्कि मुशावरत तो अभी शुरू हुई है। अभी तो जितने भी इत्तेहादी हैं उनको सबको राजी करना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको ये बात बताऊं कि जो MQM है या JUIF है या पीपल्स पार्टी, ये तो सारे निगरान सेटअप में अपना अपना हिस्सा मांग रहे हैं। आप देख लें वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में जो निगरान सेटअप इस वक्त मौजूद है, उसमें उनका बैकग्राउंड निकाल के देख लें, आपको पता चल जाएगा कि किस सियासी जमात के कितने लोग हैं। उसी तरह का ये मरकज में चाह रहे हैं कि जो मरकज में सेटअप बने हैं निगरान सेटअप, इसी वजह से वज़ीर आज़म ने एक कमेटी भी बना दी है। 3 वज़रा की एक कमेटी है, वो रात वो मौलाना फजल रहमान से मिले, कल खुद वज़ीर आज़म की MQM से मुलाकात हुई, उसमें भी मर्दमशुमारी वाला इशू जो है वो डिस्कस हुआ है। और MQM के तो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है मौजूदा मर्दमशुमारी जो पुरानी जो मर्दमशुमारी है उसके तहत इंतखाबात के हवाले से आज इलेक्शन कमीशन के पास भी गए हैं। उन्होंने बज़ाहिर तौर पर ये भी कहा कि जो डेट है वोटर रजिस्ट्रेशन की उसको भी बढ़ाया जाए, और लग तो यही रहा है क्योंकि अभी 25 तारीख को मुश्तरका मफादात कौंसिल का भी इजलास है। उस इजलास में भी फैसला हो जाना है कि नई मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात होंगे या पुरानी, लग रहा है कि पुरानी के तहत ही होंगे, क्योंकि जिस तरह ये कहा जा रहा है कि अगर ये नई के मुताबिक कराएंगे तो फिर तो हल्का बंदियां होंगी और फिर नए हल्के बनेंगे, सीटों की तादाद, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। लेकिन ये तमाम चीजें फिर 3 महीने के ड्यूरेशन में तो नहीं हो सकती ना। अगर आपने पहली बात तो आईनी तरमीम के लिए आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए, आप कौमी असेंबली उठा लें, आप सेनेट उठा के देख लें, तब भी आपको 2/3 अक्सरियत नहीं होगी। तो क्या ये 3 महीने के अंदर पॉसिबिलिटीज हैं? इत्तेहादियों को मिलाकर देखें तो सेनेट में तो 2/3 बन जाती है, लेकिन कौमी असेंबली में बिल्कुल नहीं बनती। तो वो वहां पर भी और उसके बगैर ये हो नहीं सकता जो नशिस्तें आपने बनानी। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि जो निगरान सेटअप आएगा वो निगरान सेटअप तो ज़ाहिर है इन चीजों को नहीं देख सकता, वो तो सिर्फ इलेक्शन करवाने की हद तक ही जाएगा। और आज जो 2-3 चीजें आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो है वो वाजे हो गई हैं कि जिस तरह ये जा रहे हैं, वही चीज है कि ये 8 या 9 के दरमियान ही कोई असेंबली जो है वो तहरीर करेंगे कौमी असेंबली। आज बिजनेस एडवाइजरी की मीटिंग भी हुई है, अभी भी मैं पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूँ, जहाँ पे जो स्पीकर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है उसमें भी ये चीज़ जो है वो डिस्कस की गई है कि इस इजलास को जो है वो उस वक्त तक चलाया जाएगा जब तक ये कौमी असेंबली तहलील नहीं हो जाती। इसका मतलब ये है कि ये इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उससे पहले ये आखिरी दिन तक भी ये कौमी असेंबली को जारी रखेंगे, क्योंकि ये लेजिस्लेशन करना चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत से इश्यूज भी ऊपर वो इस्लाहात के वाले से मैंने अपने इंट्रो में ही बात की थी, इस्लाहात करना चाह। राना साहब ये बताइएगा, मुस्लिम लीग नून के लिए बेसिकली पार्टी के अंदर होता है ना कि आपके लिए फेवरेबल पोजीशंस क्या है? आपके लिए फेवरेबल पोजीशंस ये है कि 60 डेज के अंदर इंतखाबात होते हैं या 90 डेज के अंदर? राना साहब देखिए, जब आप 90 डेज़ के अंदर इंतखाबात पे जाते हैं तो आप ये एक विंडो दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन को कि उसके पास 30 एक्स्ट्रा दिन हैं।
हो सकता है इलेक्शन कमीशन जो है उन 30 दिन को इस्तेमाल मत करे ना करे और वो 70वें दिन जो है इलेक्शन करा दे। तो ये एक आप ऑप्शन क्रिएट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के लिए कि वो तैयारी जो है वो एक अच्छी तैयारी कर दे। लेकिन मैं आपको एक और खबर आज की सुना दूं कि जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसने टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो 42.5 बिलियन की इलेक्शन कमीशन को जो है उसका अप्रूवल दे दिया है। तो इसका मतलब है कि जो पैसों का मामला था वो हल हो गया और इलेक्शन कमीशन के पास फंड्स का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इलेक्शन कराने के। वो तो मैंने कहा ये मैं क्लियर कर दूं, एक मसला तो टल गया। नहीं वो देखिए पंजाब वाले मामले में जो सबसे बड़ा इशू था ना, जो मैं समझता हूं कि हम स्किप कर जाते हैं, वहां 63A की जो गैर आईनी तशरी हुई उसने बुनियाद रखी एक सियासी इंतशार की। वो गैर आईनी तशरी इसलिए थी क्योंकि आपने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया और आपको सुप्रीम कोर्ट को जहां तशरी का मैंडेट है वहां आइन को रीराइट, क्रिएट या अमेंड करने का मैंडेट नहीं है। वो बुनियाद बनाए सारे एक एजेंडा था, एक एजेंडे के तहत जो है वो हुकूमतें गिराई गई कि इस मुल्क में सियासी इंतशार भी रहे और माशी इस्तेहकाम भी ना हो। तो ये बहस फिर उसके अंदर बिल्कुल फंड्स का इशू भी बना, सिक्योरिटी का इशू भी उठा, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए बेहतर था कि इलेक्शन जो हैं वो एक साथ हों सूबों में भी और वफाक में। मेरे ख्याल से हम उस तरफ बढ़ रहे हैं और ये अभाम जो हैं ये जल्द ये दूर हो जाएंगे। हम नवंबर में इलेक्शन देख रहे हैं और जो आपका सवाल था PMLN के लिए, हम तैयारी में हैं। नवंबर में इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह ताला और PMLN जो है वो भरपूर एक मेजॉरिटी के साथ उभरेगी। ठीक है महमूद मौलवी साहब, ये बताइएगा सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पार्लियामेंटेरियन और इस्तेहकाम पाकिस्तान ये आगे जाके चल के क्या कंबाइन हो सकती है या नहीं? जी बिल्कुल हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखें हम आगे जाके जो है हम कंबाइन भी कर सकते हैं और हम आगे जाके जो है मिल के जो है मेरे ख्याल से डिसीजन ले सकेंगे। देखिए उसकी वजह कि इस वक्त जो है जो तहरीक इंसाफ का जो बनाया हुआ है खटक साहब ने, वो इस वक्त KPK पे कंसंट्रेट कर रहे हैं और हम जो है पंजाब और सिंध पे कंसंट्रेट ज़्यादा है हमारा। हालांकि हमारे ऑफिस जो है आज KPK में भी खुल गया है, आज ही हमने KPK में ऑफिस खोल दिया है। तो मतलब हमने अपने ऑफिस आज और मंडे को इंशाल्लाह सिंध में भी ऑफिस खुल जाएगा। तो जो है तो चीज़ें अभी भी फास्ट मूव हो रही हैं और इसके वक्त आएगा तो देखेंगे कि कैसे बैठ के एडजस्टमेंट होगा, क्या होगा। देखिए ऐसे में इस वक्त बड़ा प्रीमेच्योर है, टाइम इज रनिंग शॉर्ट। उसकी वजह देखिए 3 महीने इलेक्शंस को अंदर है। अब 3 महीने में सब कुछ चीजें करना बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं, क्योंकि आप देखा होगा रजिस्ट्रेशन भी हमारे मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले ही जमा किया है। तो हम काफी कोशिश कर रहे हैं कि जी फास्ट इसको मूव करें। बिल्कुल फास्ट सिस्टम। लेकिन सर एक सवाल फिर ये भी है ना कि आवाम को एक मैनिफेस्टो, आप एक होता है मैनिफेस्टो देते हैं, आप चीजें बताते हैं कि जनाब ये तमाम चीजें हैं जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, हमने अपनी पार्टी बनाई, वो सर डिसाइड हो गया आप लोगों का? जी मैनिफेस्टो तकरीबन डिसाइड हो गया है और मैं आपको बता दूं उसमें मेन जो पॉइंट्स है कि हम जो है बिजली जो है गरीब आवाम को 300 यूनिट तक फ्री देंगे। और हमारा ये है कि मेन जो है कानून के ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी कि देखें लोअर जो है, मैं आपको बताऊं सिविल जजेस और मजिस्ट्रेट्स, इनको जो हम लोग ने जो जितनी भी हुकूमतें आई है इनको बड़ा इग्नोर किया हुआ है। आप ये देखें इनकी तनख्वाहें कम है, इनकी सिक्योरिटी नहीं है। हायर जजेस की तो बड़ी अच्छी तनख्वाहें और जो है सिक्योरिटी वगैरह है। एक मजिस्ट्रेट और सेशन जज के हमने सबने जो है इन लोगों को इग्नोर किया। इन लोगों को जो हमको देखना पड़ेगा ताकि कानून की बुनियाद यहाँ से शुरू होती है। अगर इनको सिक्योर किया जाए, इनको फैसिलिटीज दिया जाए तो जजमेंट काफी होगा और जब फैसले होने शुरू हो जाएंगे तो इंसाफ आपको होता हुआ नजर आएगा। आप एक मजिस्ट्रेट जिसको 2 लाख रुपए तनख्वाह दे रहे हैं, उसके बेचारे को ना घर की सिक्योरिटी है ना बच्चों के स्कूल के, आप उससे एक्सपेक्ट क्या करते हैं? आप हाई कोर्ट के जजेस को 12 लाख 15 लाख देते हैं और सिविल जज की तनख्वाह 2 से 2.5 लाख है। और देखें स्पेशली मैं सिंध में कहूंगा तो अब बहुत सारे जजेस हैं जो कि अनसिक्योर्ड है, उसकी है कि उनको सिक्योरिटी चाहिए। उनके लिए आप एक हाउसिंग स्कीम दें कि जी जज जो आएगा वो यहाँ पे रहेगा, मजिस्ट्रेट सेशन जज, उसको भी एक सिक्योर एनवायरनमेंट चाहिए। जब आप उनको सिक्योर एनवायरनमेंट देंगे तो बड़ा फर्क पड़ेगा आपके इंसाफ के अंदर। ठीक है। अच्छा अब एक राणा साहब भी बताइएगा,
तमाम सियासी जमातों ने इस बात का फैसला कर लिया कि सोलो इलेक्शंस में जाएंगे या पहले से कोई इत्तेहाद होगा? क्योंकि मुस्लिम लीग नून तो इज वेरी क्लियर अबाउट इट कि हम लोग सोलो जाएंगे। देखिए, जब कोलिशंस जो हैं वो सख्त तरीन मुखालिफ भी जो हैं वो कोलिशन पार्टनर्स बन जाते हैं, क्योंकि मुल्की मफाद होता है और आपने एक कौमी एजेंडे को आगे ले के चलना होता है। लेकिन हमारी पार्टीज़ के मुख्तलिफ मैनिफेस्टोज़ हैं, और देखें जहाँ बात होती है कि कोई सीट एडजस्टमेंट हो जाए, तो सीट एडजस्टमेंट तो वो डिबेट जो है वो पंजाब ओरिएंटेड नहीं होनी चाहिए। वो डिबेट अगर होनी है तो वो 4 और सूबे हैं, बाकी यानी कि टोटल 4 सूबे हैं, वो उस लेवल पे होनी चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल PMLN को कोई बेनिफिट है किसी जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट पंजाब में करने का, और मुझे लगता है इसके इम्कानात बहुत ही कम हैं। तो हमारी तो पूरी तैयारी है कि हम अपने एजेंडे के ऊपर जो है वो थैंक यू सो मच। टाइम की किल्लत है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आबिद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे, राना एहसान अफजल हमारे साथ मौजूद थे, महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और सिद्दीक साजिद साहब। आप तमाम शख्सियात का बहुत शुक्रिया। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, और आप सबकी दुआएं रही, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। मीनवाइल ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही हैं और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीज है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टैक्ट्स, और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।